हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी जो यूनिट है फर्स्ट यूनिट भारतीय प्रशासन, इसमें हमने भारतीय प्रशासन पढ़ा, सिविल सेवा संरचनाओं जो हमारा टॉपिक था इसमें हमने ये पढ़ा। आज की क्लास में जो है हम औपनिवेशिक विरासत कॉलोनियल लेगेसी को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहली क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विस का इवोल्यूशन करा था, उसके बारे में पढ़ा था। सो कॉलोनियल जो है हमारा औपनिवेशिक विरासत, इसका सब पूरा पढ़ेंगे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सब तरीके का। तो सब तरीके की चीज़ों को हम डीपली पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लैटिन अमेरिका को एक अनूठी यूनानी, रोमन, हिस्पैनिक शैली संस्था के संदर्भ में और परंपरा एवं विकास की मुख्य धाराओं के अनुसार ही समझना होगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो क्यों है ऐसा। लैटिन अमेरिका को समझने के लिए ना एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस एरिया को समझने में बहुत मुश्किल आएगी क्योंकि ये अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हुआ है, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें हैं भी जो बिल्कुल सेम है। लाइक भाषा है, उसका कल्चर है, उसके इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थाएं हैं, तो सभी जो है एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से थोड़े बहुत सेम है। ठीक है, भाषा, संस्कृति वगैरह सेम है। तो रोमन कैथोलिक कानून और कैथोलिक भावना में मजबूती से पैटी आइबेरियन सामाजिक राजनीतिक ट्रेडिशन ने इसे उत्तरी अमेरिका की ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी से बहुत अलग किस्म का बता दिया। लेकिन लैटिन अमेरिका देश की सबसे पहली प्रायोरिटी है, वो है पश्चिमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भाई देखो, अमेरिका जो है ना वो पूंजीवाद पर फोकस करता है। वो कहते हैं जो कुछ है पूंजी है, जो कुछ है पूंजी है, कुछ भी हो जाए। तो इनकी विचारधारा है पूंजीवाद। ये पूंजीवाद पर फोकस करते हैं, कहते हैं पूंजी ही सब कुछ है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अब जी कुछ हमारे जो हैं फिलोसफर्स, उनके अनुसार ये वाली बात निकली कि लैटिन अमेरिका तीसरी दुनिया के देशों की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि उनसे थोड़ा ज़्यादा डेवलप है। तीसरी दुनिया के देश कौन से हैं स्टूडेंट? तीसरी दुनिया के देश वो हैं जो थोड़े टाइम बाद आज़ाद हुए, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। ठीक है, ये सब जो हैं ये वो हैं जो बहुत टाइम बाद आज़ाद हुए हैं। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जो डेवलप हो रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये वो कंट्रीज़ हैं। तो इन्होंने बोला लैटिन अमेरिका ना डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं आता क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। तो इसलिए ये डेवलप कंट्री, सेकेंड वर्ल्ड कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ लैटिन अमेरिका को इसकी अनूठी यूनानी, रोमन, हिल्प शैली की संस्थाओं के रूप में, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, उसके द्वारा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब आता है हमारा, इसको समझने के लिए हमें अलग अलग तरीके की चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और वो अलग तरीके की चीज़ है सबसे पहले सामाजिक और आर्थिक विरासत। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक विरासत में क्या है भाई? देखो, ये ध्यान रखना होगा कि लैटिन अमेरिका का जो पूरा कॉलोनियल जो हमारा चीज़ है, उपनिवेश सब कुछ जो है हमारा, वो औद्योगिक क्रांति से पहले था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था ना, उससे पहले था। और स्पेन और पुर्तगाल की उपनिवेशनकारी आइबेरियन पावर ने लैटिन अमेरिका के दोहन से मिली पूंजी का यूज़ यूरोप में पूंजीवादी के पोषण के लिए भी किया था। एग्जाम्पल के लिए लैटिन अमेरिका के उपनिवेशों में चांदी का खनन होता था और उससे ही वो जो थी इकोनॉमी को डेवलप करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता था। 1560 और 1570 के दशक के टाइम पे चांदी का औपनिवेशिक उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा था और ये एकमात्र ऐसा उत्पादन था जिसने इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। ठीक है, उपनिवेश के परिणाम स्वरूप आज़्टेक और इंकेस नाम के दो भारतीय कृषक वर्ग हैं जो निर्धन और धनिक तबके से तब्दील हो गए, बदल गए। ठीक है, विजेताओं ने अपनी संपन्नता के लिए स्थानीय अमेरिंडिया निवासियों के श्रम का दोहन करना शुरू कर दिया। अमेरिंडिया, अब आप इससे समझ रहे होंगे कि ये अमेरिका का कोई प्रजाति होगी, कुछ होगी, नहीं। अमेरिंडिया वो हैं जो अमेरिका के इंडिया में आकर बसे थे, जो यहाँ से व्यापार करते थे, जो यहाँ से चीज़ों को ले जाकर बाहर बेच दिया करते थे। ठीक है, ये वो लोग हैं।
शासन अमेरिका ने नहीं करा था, लेकिन अमेरिकी ऐसा करते थे। ठीक है, तो ये वो लोग हैं। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा दोहन करा, बहुत ज़्यादा शोषण किया लोगों का, और उनका सामान ले जाकर बेच दिया। इस तरीके से सामंतवाद जो था पूरे यूरोप में फैल गया। अब सामंतवाद क्या था? देखो, सामंतवाद एक ऐसी प्रजाति थी जो दूसरे लोगों पर शोषण करती थी। सीधी तौर पे हम ये समझ सकते हैं। ठीक है, ये लोग अगर किसी को गिफ्ट देते थे तो किसी से छीन कर देते थे, ना कि अपना खुद खरीद कर देते थे। किसी किसान की ज़मीन छीन ली, किसी का कुछ छीन लिया, किसी का कुछ छीन लिया, ऐसे करके ये लोग जो थे एक दूसरे में आपस में रहा करते थे। ठीक है, ये लोगों का अपना खुद कुछ भी नहीं था, और ये सिर्फ जो थे शोषण करते थे लोगों के ऊपर। तो जी, स्पेन के सम्राट विजेताओं और निचले अभिजात वर्गों को पुरस्कार स्वरूप भूमि का अनुदान भी देता है, जिससे उसको वफादारी मिल जाए। ठीक है, अब ये चीज़ कि अब मैंने बहुत सारी ज़मीन जायदाद खरीद कर रखी है, तो मैं तो उसकी देखभाल नहीं कर सकती, मुझे कोई तो रखना पड़ेगा ना उसकी देखभाल करने के लिए। तो वही वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि उन्होंने ऐसी चीज़ें बना दी, ऐसा कानून बना दिया जिससे कि हेल्प मिल सके उनको ज़मीन वमीन की देखभाल करने में। अब ये जो ज़बरदस्ती की मजबूरी करवाई जाती थी ना, इसको उचित नहीं ठहराया गया, और पेरू के प्राचीन इंका शासकों ने ज़बरदस्ती मजदूरी जो होती थी उसका यूज़ किया, और उसको कहा जाता था मीता इंग्लिश में भी कहा जाता था, हिंदी में भी कहा जाता था। इस ढांचे की प्रमुख जो स्पेशलिटीज़ थी वो थी अलग अलग जनसंख्या और काम करने वाले दो प्रदेशों की मौजूदगी। ठीक है, तो इस राज्य के कंट्रोल को रखने के लिए ये आपस में जुड़े हुए थे। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर गुलामों के लिए छापा मारने वाले पश्चिमी तट पर अफ्रीकी सरदारों से गुलामों को खरीदने वाले पुर्तगाल पहले थे जिन्होंने इनको खरीदा था। ब्राज़ील और कैरिबियाई क्षेत्रों में अफ्रीकी गुलामों के व्यापक पैमाने पर आयात होने से गुलाम बागान व्यवस्थाएं स्थापित हुई। पुर्तगाली उपनिवेश भी इसी तरह से हुआ, लेकिन ये पूरा प्रोसेस जो था, पूरा प्रक्रिया जो थी, इसमें मारा मारी इतनी हुई कि बहुत खून बहा, बहुत बर्बादियां हो गई थी। ठीक है, अटलांटिक दास व्यापार 1451 से 1870 तक चला था, और इस बीच में लगभग 1 करोड़ गुलाम जो थे रखे गए थे। इनमें से स्पेनिश अमेरिका में 16 लाख, ब्राज़ील के 36 लाख, अमेरिका के और 20 लाख ब्रिटिश थे, फ्रांसीसी कैरिबियाई के 16 लाख गुलाम लाए गए थे। ठीक है, दास अधिकार आधारित बागानों ने ब्रिटेन और आवश्यक सामग्री और पूंजी भेजकर वहाँ की औद्योगिक क्रांति को सहारा भी दिया था। इससे जो थे उच्च वर्गीय लोगों की विरासत हो गई, उच्च वर्गीय लोग ही सब कुछ जो थे वो हो गए ऊपर, और जो गुलाम थे वो गुलाम रह गए। ठीक है, तो ये थी हमारी सामाजिक और आर्थिक विरासत। अब आती है राजनीतिक विरासत। देखो, राजनीतिक विरासत लैटिन अमेरिका की ज़्यादा से ज़्यादा एक सैनिक अभियान के पास थी। अमेरिका हमेशा से सेना के लिए बहुत जाना गया है। अमेरिका के पास बहुत सारे सैनिक हैं, बहुत पावर है वेपन्स की, सब चीज़ों की। ठीक है, तो अमेरिका सेना के लिए जाना जाता है, और अब से नहीं, बहुत पुराने टाइम से जाना जाता है। इसका मतलब ये निकला कि वो अपने परिवारों के साथ नहीं बल्कि अकेले ही आकर स्थानीय लोगों में घुल मिल गए थे जो उन्होंने सैनिक रखे थे। वो उत्तरी अमेरिका के उपनिवेशों की तरह नस्लीय पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं थे। वो एक उजड़ा बंजर जरा तरीके से नहीं रहते थे, वो लोगों के साथ मिलकर रहते थे। राजनीतिक निरंकुशता और मनमाने शासन की लैटिन अमेरिका परामर्श की जड़ें स्पेनिश उपयोगी उपनिवेश विरासत बन गई। ठीक है, अब इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वो पार्ट्स मैं आपको पढ़ाती हूँ। सबसे पहला है अधिकारों का विकेंद्रीकरण। अब अधिकारों के केंद्रीकरण में हुआ ये कि निवेशन को संभालने के लिए ना उपनिवेशों को डिवाइड किया गया। ठीक है, इसी तरीके से क्या हुआ, मेक्सिको सिटी एक जगह पर राजा वहाँ पे बना, लीमा में बना 1544 में, बाद में न्यू ग्रेनाड में, कोलंबिया में 1739 में बना, रिवर प्लेट अर्जेंटीना में 1776 में जो था हमारा वॉइस रॉय बना दिए गए। अब ये जो होते था ना, ये पूरा शासन जो चलता था अधिनायकवादी या फिर पितृसत्ता के बेस पे चलता था। अधिनायकवादी पितृसत्ता होते हैं जो बेटा 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 चलाता है, कोई बेटी का या फिर किसी और हमारी पार्टी का उसमें दखल नहीं होता। एक राजा था, उसी का बेटा जो है हमारा कंटिन्यू करता रहा है और ये सारी चीज़ें करता रहेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो ये सब जो थे ये पैट्रियार्कल सिस्टम पे डिपेंड था और ये लोग शासन करते थे और लोगों का दोहन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चर्च की भूमिका। चर्च की भूमिका ऐसी रहती थी कि
चर्च में दो तरीके के लोग डिवाइड थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक्स वो लोग होते थे जो चर्च के पादरी या फिर फादर, ये पॉप्स वगैरह जो होते थे, ये वो थे, ठीक है। प्रोटेस्टेंट वो होते थे जो उन लोगों का विरोध करते थे, कैथोलिक्स का। वो विरोध इसलिए करते थे क्योंकि कैथोलिक्स ये बोलते थे कि हमारा ईश्वर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, आपके पापों को हम धुला सकते हैं, उसके बदले में हमें पैसा दो, सोना दो, जो देना है वो दो, ठीक है। वो सारी चीज़ें हुआ करती थी। इस वजह से चर्च की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और लोगों ने लूटना शुरू कर दिया था आम जनता को और उन पर शासन करना शुरू कर दिया था। उसके बाद है सेना। सेना का क्या रोल रहा? सेना ने भी बहुत हुकूमत जताई, बहुत ज़्यादा अपने आप को उभारा। उसने ये दिखाया कि जो कुछ है हम हैं, जो कर सकते हैं हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत में सबसे पहला पॉइंट हमारा बिहेवियरलिज्म को रखा गया, ठीक है। ये इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर 19वीं सेंचुरी में लैटिन अमेरिका में बिहेवियर जो पर्सपेक्टिव था वो बहुत ज़्यादा चल रहा था। इसमें कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग के लोग थे, बहुत हाई जो लेवल के लोग होते थे वो सब थे। उनका पर्सपेक्टिव ये था कि बिहेवियरलिज्म साइंटिफिक तौर पर डिपेंड होना चाहिए सभी के ऊपर, ठीक है। और सभी वो लोग जो गुलाम थे, ना कि वो लोग जो अमीर थे। तो ये बेसिकली ये था। दूसरा शिक्षा था। शिक्षा में इन्होंने बोला कि शिक्षा जो था कुलीन वर्ग में और इन सब में ज़्यादा होनी चाहिए और छोटे वर्गों के लोगों को तो बिल्कुल भी पढ़ाई की परमिशन होनी ही नहीं चाहिए, ये लोग पढ़ के क्या करेंगे, ऐसा बोला गया, ठीक है। उसके बाद है हमारे विचार और व्यक्तित्व। विचार और व्यक्तित्व में सबसे पहला आता है स्वाधीनता संग्राम। स्वाधीनता संग्राम 18वीं शताब्दी में बुर्बन वंश के शासनकाल में स्पेन में लैटिन अमेरिका में अपना अधिकार जताने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मैक्सिको और पेरू के बीच में व्यापार को खत्म करने की कोशिश की गई क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, मार कटाई हो चुकी थी। तो 19वीं शताब्दी के टाइम में स्टार्टिंग में उत्पादन और व्यापार में बेहतरी हो सके, इस चीज़ को लेकर हमारा जो इंडस्ट्रियल पूरा प्रोग्राम था उस पर फोकस किया गया। और उस चीज़ पर फोकस करते हुए 1810 से स्पेनिश उपनिवेशों ने मुक्ति संग्रामों के लिए एक ज़मीन तैयार कर दी जहाँ पर कृषि और सब कुछ हुआ करता था और उसका हकदार सिर्फ स्पेनिश लोग ही हुआ करते थे, बाकी लोगों का उसमें कोई भी रोल नहीं होता था। उसके बाद है मिगेल हिदाल्गो। मिगेल हिदाल्गो न्यू स्पेन के प्रशासनिक केंद्र मैक्सिको सिटी में एक क्रियोल जुंटा, मतलब शासक गुट है ये, उसने स्वाधीनता की घोषणा कर दी थी, ठीक है। तो न्यू स्पेन दक्षिण में पनामा से लेकर उत्तर में कैलिफोर्निया और न्यू मैक्सिको तक फैल गया था। ये क्रियोल लोगों की रुचि मैक्सिको में भारतीयों और मिस्तेजी की विशाल संख्या को रोकने के लिए थी कि इनकी संख्या को रोका जाए, क्योंकि उस टाइम पर जो था हमारे रामानुजन हैं, अंबेडकर हैं, पंडिता रमाबाई हैं, ये सब जितने भी पढ़े लिखे बहुत ऊंचे ऊंचे लोग थे, ये सब बाहर जाकर पढ़ा करते थे। तो इन सबको रोकने के लिए कि भारतीय पढ़ कैसे रहे हैं, बढ़ कैसे रहे हैं, और भारतीयों को पीछे करने के लिए स्पेशली ये चीज़ लाई गई थी कि ये जो हमारा मिगुएल हिडाल्गो था, ये एक मूवमेंट था जो इन लोगों ने चलाया था जिसके थ्रू भारतीयों को नीचे दिखाना था और पीछे करना था। और लेकिन हमारे ऐसे शासक और नेता वगैरह ने ऐसा नहीं होने दिया। सिमोन बोलीवार। सिमोन बोलीवार वेनेजुएला के कुलीन तबके का एक परिवार था, बहुत अच्छा, बहुत हाई फैमिली, रॉयल फैमिली थी। उनकी थोड़ी शिक्षा स्पेन में हुई थी और स्वतंत्रता और स्वाधीनता में एक सरकारी नौकर के रूप में वो काम करते थे। उनके जो फादर थे, हालांकि थे वो रॉयल फैमिली से, लेकिन वो अपना पूरी ज़िंदगी उन्होंने ऐसी ही गुजारी थी लंदन में, वहाँ पे काम करते थे। उन्होंने एक पॉलिटिकल मिशन बनाया था जिस मिशन में ये चीज़ रखी गई थी कि स्वाधीनता संग्राम में सबसे पहला जो काम होना चाहिए और जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो हम लोगों को मिलनी चाहिए। हम लोग इन द सेंस सिमोन बोलीवार का जो रॉयल परिवार था उन लोगों को, ठीक है। तो इन लोगों ने 1814 तक स्पेनिश राजा फ्रांसीसियों से अपनी गद्दी वापस ले ली थी, उनको गद्दी दे रखी थी, अपनी गद्दी वापसी ले ली और जो था इन्होंने सब जगह अपनी हुकूमत कर दी थी, सब जगह अपने आप को ही उभारना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है होसे डे सान मार्टिन। होसे डे सान मार्टिन जो थे ये अर्जेंटीना के मुक्तिदाता थे। ये दक्षिण अमेरिका को स्पेनिश शासन से मुक्ति दिलाना चाहते थे और सैनिक रणनीति में बहुत ज़्यादा माहिर थे, ये सेना में भी थे, ठीक है। सान मार्टिन की शिक्षा स्पेन में
सेमिनारियो डे मोबिलिस में 1785 से 1789 तक हुई थी। उन्होंने अपने सैनिक जीवन की शुरुआत दक्षिण पूर्वी स्पेन में स्टार्ट किया था और उसके नेपोलियन की सेना के विरुद्ध जो 1808 और 1811 में सेना उभरी थी, खड़ी हुई थी, उनमें से एक थे। ठीक है। फिर 1812 में उन्हें एक सशस्त्र नेता के सेना के रूप में उन्होंने अपनी एक पूरी सेना बना दी थी, जिसकी हेल्प से उन्होंने हुकूमत करी, राज करा। और 1816 में अर्जेंटीना के छोटे छोटे नगरों में, प्रांतों में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी एक कांग्रेस बना दी थी उन्होंने खुद ही, जिसकी हुकूमत भी उन्हीं के हाथों में थी और सबको अपने अंडर में वो रखते थे। 1818 में चली एक राजभक्तों की मायू जो हुई थी, मायू लड़ाई है, ठीक है, तो उस लड़ाई में वो जीते थे। और उसके अलावा 28 जुलाई 1921 में स्वाधीनता इन्होंने घोषित कर दी थी और सान मार्टिन को पेरू के रक्षक के खिताब भी इन्होंने दिया था। ठीक है स्टूडेंट। सो अब आता है आपकी कॉन्क्लूजन की बारी। कॉन्क्लूजन मैंने आपको बता रखा है कैसे लिखना है। अपने आंसर्स की दो दो लाइनें उठाकर आपको कॉन्क्लूजन लिखना है, लास्ट में अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दे देना है, दैट्स इट। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज कंप्लीट है, कॉलोनियल लेगेसी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सिविल सर्विस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोशंस को पढ़ेंगे जो हिंदी में है सिविल सेवा, संवैधानिक ढांचे और नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे। सो आज की क्लास के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट हो या कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।